Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. No, ma'am. Now, are you able to see the screen? No, ma'am. Yes, ma'am. Avantika, is it Yes, visible? ma'am. Is it visible to you now? No, no, ma'am. The rest of the students are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we completed the takeaway points of this chapter, Cold War. Only the facts that matter are left. So we'll complete this. But before that, if you have any problem regarding any point, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. Okay, facts that matter. First, Cuban Missile Crisis made whole world nervous by creating clashes between the two superpowers and the US and the Soviet Union, namely Cold War. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था उससे पूरी दुनिया के अंदर एक नर्वसनेस हो गई थी कि दो सुपर पावर्स जो है उनके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, जिसको बोला गया था क्या, कोल्ड वॉर। नाम दिया गया था उसको एज इन कोल्ड वॉर की तरह। कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशंस, टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अ कोल्ड वॉर किसको बोला जाता है? ये एक तरीके का कंपटीशन, टेंशन और एक कई सारे कन्फ्रंटेशंस जो है वो किए गए हैं इस कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। In 1945, with the end of Second World War, Cold War began when the US dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki in diplomatic manner to warn Soviet Union. 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म हुआ था जब यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो कि जापान की सिटीज थी। तो वहां पे फिर जापान ने सरेंडर किया था और ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से वार्निंग थी सोवियत यूनियन को। ठीक है, तब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। Both the powers became reluctant to initiate war to protect world from large-scale destruction as they were aware that it will not lead any political aim to them. अब यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि दोनों ही पास जो थी वो एक दूसरे से पूरी तरह से रुकी हुई थी, अपने आप को रोक रखा था उन्होंने कि कोई भी जो है वॉर शुरू ना करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर कोई भी वॉर शुरू करता तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता पूरी दुनिया का, और सब लोग इस चीज को अच्छे से जानते थे और ये भी अच्छे से जानते थे कि इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। Fifth point, the greed of expansion of their spheres of influence divided the world into alliances. The US built NATO, Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO). अब सब दोनों ही यूएस दोनों ही जो सुपर पावर्स थी वो अपना स्फीयर जो है, अपना इन्फ्लुएंस का स्फीयर जो है, अपना प्रभाव का जो एक क्षेत्र है वो बढ़ाना चाह रही थी। किस तरीके से? वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा था उन्होंने अपने सपोर्ट सिस्टम अलायंसेस की तरह, और यूएस ने फिर उसके बाद में नाटो, सीटो और सेंटो का उन्होंने एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जगह की जितने भी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी या स्टेट्स हैं, उनको अपने अंदर अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेकर के अपने साथ में उनको वो यूनाइट कर लें। ठीक है, ये था उनका मेन मोटो, इसीलिए उन्होंने ये चीज करी थी। Then 6 point, Soviet Union created Eastern Alliance known as Warsaw Pact। अब जैसा हमने देखा था कि यूएस जो है वो वेस्टर्न यूरोप जो है उसको अपने अंडर ले रहा था, और उसी तरह से सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है वो ईस्टर्न अलायंस जो है ईस्टर्न यूरोप अपने अंडर ले रहा था, और उसने भी वॉर्सो पैक्ट करके बना दिया था, जिसके अंदर उसने कई सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रखा था। तो इस तरीके से ही अपने सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। देन वी हैव 7 point, smaller states main either the alliance to get the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals। अब ये किस तरीके से
जितने भी स्मॉलर स्टेट्स थे उनको अपने अंदर इंक्लूड कैसे कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको कोई फायदा मिल रहा होगा तभी तो आप किसी एक पर्टिकुलर अलायंस सिस्टम को ज्वाइन करोगे। तो ये जितनी भी स्मॉलर स्टेट्स थी उनको ये प्रॉमिस करते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको हथियार भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी लोकल राइवल है आपका या नेबरिंग स्टेट है वो आपको खतरा पैदा कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम आपको सारी जितनी भी चीजें पॉसिबल होंगी वो आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए ये स्टेट जो है इनके साथ में ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई थी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Then eighth point, superpower require them to gain or access to the vital resources, territory to launch weapons and troops to spy on each other and economic support. अब ये भी जो सुपर पावर्स थी जैसे यूएसए और यूएसएसआर ये भी अपने मतलब के लिए ही लोगों को अपने अलायंस सिस्टम की तरह यूज कर रहे थे। सुपर पावर्स का मेन एम ये था उस समय में कि उनको अच्छे रिसोर्सेज जैसे मिनरल ऑयल और ये सारी चीजें प्रोवाइड हो पाए, और वो हो पाए वो तभी पॉसिबल थी जब जिस किसी छोटी स्टेट के पास में ये सब ज्यादा भंडार होगा तो और वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ये इनके अलायंस सिस्टम में आ जाएगा तो वो इनको भी ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो इनका भी यही एम था, इसीलिए लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे। पहला एम तो ये था वाइटल रिसोर्सेज, दूसरा ये था कि ये अपनी टेरिटरी जो है वो और बढ़ा सके, वेपन्स और ट्रूप्स जो है वो और अच्छे से लॉन्च कर सकें, दूसरी जो सुपर पावर है उसके ऊपर नजर रख सकें, स्पाई कर सकें, इन सारी चीजों के लिए था। और ये छोटी छोटी स्टेट जो थी ये इनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रही थी कहीं ना कहीं, जो कुछ थी जिनको इकोनॉमिक सपोर्ट ये दे रहे थे और कुछ थे जो इनको प्रोवाइड करा रही थी ये सारी चीजें। तो ये इनके कुछ मेन अपने खुद के पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये अपना ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये आगे बढ़ा रहे थे। Despite of occurring crisis in Korea, Vietnam and Afghanistan, both the superpowers behave rationally and responsibly. भले ही लड़ाइयाँ हुई कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर, उसके बावजूद भी सुपर पावर्स जो है वो तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से और रैशनल तरीके से ही बिहेव कर रहे थे। वो इन्वॉल्व नहीं हुए ज्यादा और बड़े स्केल पे वॉर नहीं हुआ। कोल्ड वॉर जो है वो कई हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। Both the superpowers maintained arms control by signing various treaties as Limited Test Ban Treaty, Nuclear Non-Proliferation Treaty and Anti-Ballistic Missile Treaty. दोनों ही सुपर पावर्स जो है वो आर्म्स कंट्रोल वाले इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसके अंदर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आप ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को बना करके टेस्ट नहीं करोगे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्यादा इनको बढ़ाओगे नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कि आप एंग्री या अग्रेशन में आकर के किसी भी मिसाइल का जो है इस्तेमाल नहीं करोगे, लॉन्च नहीं करोगे। ये सारी ट्रीटीज जो है यहाँ पे साइन की गई थी, इसको मार्क कर लीजिएगा। आर्म्स कंट्रोल के अंदर इन सारी ट्रीटीज के बारे में आपको मेंशन करना है और पॉइंट टू पॉइंट चीजें सारी लिखी हुई होनी चाहिए। Then we have 11 countries outside the two bloc known as NAM, Non-Aligned Movement, joined by the decolonized countries of Asia, Africa and Latin America, played a crucial role in reducing Cold War conflicts to maintain peace and stability all over the world. अब कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो ना तो यूएसए के साथ में थी ना यूएसएसआर के साथ में थी, उन ब्लॉक्स को उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा था, उन्होंने अपना नया वो शुरू कर रखा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें जितनी भी डीकोलोनाइज कंट्रीज थी जिनको अभी अभी आजादी मिली थी इंपीरियल रूल से, रॉयल रूल से, जैसे कि एशिया की कंट्रीज हो, अफ्रीका की कंट्रीज हो या लैटिन अमेरिका हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी थी इस कोल्ड वॉर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको मेंटेन करने में, कम करने में और एक पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए वो लोग काम कर रहे थे। 5 फाउंडर मेंबर्स थे नैम के, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर गमल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के ख्वाम नक्रुमा। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये भी आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये फाउंडिंग मेंबर्स की तरह फेमस है इस चीज के, नैम के फाउंडर्स की तरह इन्हीं के नाम आते हैं शुरुआत में, बाद में इनके साथ में बाकी कंट्रीज और स्मॉल स्टेट्स जुड़ते गए, वो अलग चीज है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में? No, ma'am. Problem. Okay. Then majority of NAM members were characterized, the majority of NAM members
were categorized as least development countries which initiated economic development under the head of new international economic order. अब ये कई सारे मेजोरिटी में जो नैम मेंबर्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? LDCs यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के भी कंट्रीज जो बहुत ही कम डेवलप्ड हैं उस कैटेगरी में रखा गया था और इसी वजह से इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाया जा रहा था। इनको डेवलपमेंट की सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा रही थी और वो कौन करा रहा था? जो ये दोनों सुपर ब्लॉक्स हैं यही करवा रहे थे। इन्होंने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, द हेड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश किया था और ये बेसिकली यूएसए ने किया था और इसीलिए किया था कि इन सारी भले ही इनका अलायंस सिस्टम ज्वाइन नहीं कर रहे थे लेकिन इनको मौका दिया जा रहा था कि ये जिससे अपने आप को डेवलप कर सकें। The United Nations Conference of Trade and Development brought out a report in 1972 to propose to give the LDCs control over their natural resources to make the Western market available to them, to reduce the cost of technology and to provide greater role in international economic institution। अब ये जितने भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी 1972 के अंदर और उन्होंने प्रपोज करा कि जितनी भी LDCs हैं उनको खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पे हम देंगे, ठीक है, अपने कंट्रोल देंगे जिससे इनके पास में मार्केट अवेलेबल हो, वेस्टर्न मार्केट में ये लोग आकर के हमारे देशों में आकर के ये व्यापार कर सकें और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जो है हम कम करेंगे जिससे इनको अच्छा रोल मिले इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे। मतलब एज इन की इनको इंटरनेशनल लेवल पर हम मौका देंगे कि ये आए और आकर के अपना सामान जो बनाया है इन्होंने वो यहाँ बेचे और कुछ फायदा कमाया और डेवलप हो सके। इंडिया रिस्पॉन्डेड टू ग्रोथ ऑफ कोल्ड वॉर इनटू टू फोल्ड। इंडिया अब किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा था कोल्ड वॉर को लेकर के, उसके दो पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। पहला तो ये, इट स्टेड अवे फ्रॉम अलायंसेस एंड सेकेंडरी इट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ ईदर द अलायंस। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये रखा था कि इंडिया जो है वो दोनों ही अलायंसेस से दूर था। दूसरा पॉइंट ये रखा था कि ये आवाज उठाता था जब कोई भी डीकोलोनाइज कंट्रीज को इस अलायंस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कोशिश करती थी। वो इसलिए करता था कि अभी तुम आजाद हुए हो और फिर दोबारा से तुम इस चीज में जाओगे तो तुम्हारी आजादी जो तुम्हें रिसेंटली मिली है वो कहीं ना कहीं तुमसे छिन जाएगी। ये उनका पॉइंट था, ठीक है, इंडिया का पॉइंट था बेसिकली। फिर है 16th, NAM served India's interest also to participate in international decisions and maintain balance between two superpowers। NAM जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर के भी पॉइंट रख रहा था कि इंडिया जो है वो इस नैम के अंदर इसीलिए इसको सर्व कर रहा है क्योंकि इंडिया के खुद के भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल डिसीजन में पार्टिसिपेट करना हो या दोनों ही सुपरपावर्स के बीच में बैलेंस करना हो, उसके अपने पॉइंट से, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपने डिजायर्स और अपने एम्स की वजह से ही वो नैम को सर्व कर रहा था। ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। India's policy was criticized on grounds of possessing contradictory postures that assigned a treaty of friendship with the USSR in August 1971 for 20 years and developed good relations with the US during Bangladesh crisis। अब इंडिया की जो नीति थी उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उसकी निंदा की गई, बोला गया ये कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स ले रहा है इंडिया कि भले ही इसने नैम ज्वाइन कर रखा है कि ये कोई से भी सुपर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने एक ट्रीटी साइन करी हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, वो भी यूएसएसआर की, अगस्त के अंदर की थी 1971 के अंदर। 20 साल के लिए वो ट्रीटी साइन करी थी। इसका मेन एम ये था कि भाई इसको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे वेपन्स का या इसके डेवलप करने का, इस तरीके से फ्रेंडशिप ट्रीटी उसका नाम दिया गया था। और पर इंडिया ने अपना पॉइंट रखा था कि भाई भले इसने ये ट्रीटी साइन करी है लेकिन फिर भी इसके रिश्ते जो है वो यूएस से खराब नहीं हुए हैं और ये बांग्लादेश क्राइसिस जब हुआ था तब इसके और अच्छे रिलेशंस जो है यूएस से भी उस समय में बढ़े थे, तो उसका कोई असर नहीं हुआ था। It is said that NAM has lost its relevance after disintegration of USSR and end of Cold War in 1991। अब ये कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ है, तब बोला गया कि नैम जो है उसने अपनी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गई है। जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, तब इसके मेन जो पॉइंट्स थे हुआ करते थे नैम के, वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस छोड़ गए। NAM is based on a resolve to democratize international system to redress existing inequities that poor and very small countries need not to follow any of the big powers. Instead, they can pursue an independent foreign policy also। NAM जो है ये बेसिकली इसलिए रखा गया था कि बाकी जितने भी सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उनको डेमोक्रेटाइज करा जाए, डेमोक्रेसी इसमें लाई जाए
और जितनी भी इनइक्वालिटी है पुअर और स्मॉल कंट्रीज के साथ में इनइक्विटीज जो है उसको धीरे धीरे बिग, उनको जरूरत नहीं है कि उनको तभी डेवलपमेंट हो पाएगा, या उनका ये जो उनके साथ में इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर होता आया इतने समय से वो तभी खत्म हो पाएगा जब वो किसी पर्टिकुलर पावर को ज्वाइन कर लेंगे। ये सारी चीजें नैम में बोली गई थी और बताया गया था कि नहीं, आप खुद से भी इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरेन पॉलिसी बना करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। Then 20th, the last point, these core values make NAM relevant even in today's scenario as it has stood of adverse circumstances and served as important purpose of protecting the interest of third world countries. अब यही सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी, ये सारी वैल्यूज NAM को बिल्कुल डिफरेंट बनाती हैं, आज के सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट बनाती हैं कि इतनी ज्यादा एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, इतनी ज्यादा टिपिकल सिचुएशंस के साथ में भी ये प्रॉपरली खड़ा रहा, सर्व करता रहा, अपना जो इम्पोर्टेंट पर्पस है उसको प्रोटेक्ट करता रहा। जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, मतलब सुपर ब्लॉक्स जो थे, उनके अलावा जितनी भी कंट्रीज थी उनके पर्पस को प्रोटेक्ट करता रहा। किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Then words that matter: Cold War. Cold War refer to competitions, tensions, and a series of confrontations between the USA and USSR. Cold War उस चीज को बोला जाता है जहाँ पे देखी जाती है competition, tensions, और series of confrontations between USA and USSR. Cuban Missile Crisis, it created tensions between USA and USSR when Soviet Union installed missiles in Cuba to make it a Russian base. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली वो टेंशंस हैं जो देखी गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जब यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए रशियन बेस तैयार कर दिया था और वहां पे मिसाइल्स इंस्टॉल कर दी थी। Allied forces were one of the two camps during Second World War, including the US and Soviet Union and Britain and France. Allied forces उन दो कैंप्स के लिए बोला जाता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई थी, और यूएसए और सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड थे। एक्सेस पावर, इट वाज अनदर कैंप अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सेस पावर बेसिकली वो कैंप है जिसके अंदर दूसरी कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली और जापान, जो काम कर रहा था अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट में। Alliance system was created by the two superpowers to expand their sphere of influence all over the world. Alliance system basically दो superpowers हैं, ठीक है, उनका सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम, जिसमें वो अपना sphere of influence जो है वो बढ़ा रही थी। Then we have deterrence. It was a logic followed by the for the superpowers to avoid large scale destruction, that is not to take place hot war between them because both of them had the capacity to retaliate. डेटरेंस वो बेसिकली लॉजिक वाली चीज है जहाँ पर दोनों ही सुपरपावर्स अवॉइड करेंगी कोई भी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ना हो, वॉर्स ना हो, और ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं बदले क्योंकि दोनों में कैपेसिटी थी एक दूसरे के खिलाफ प्रॉपर लड़ते रहने की, और इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता था। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी इज अ कंडीशन नॉट टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड और मेक वन सेल्फ अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ये बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें कोई भी न्यूट्रलिटी यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि आप वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे और अपने आप को पूरी तरह दुनिया से अकेले अलग रख दोगे। Decolonization, to make colonized states free from the rule of mother country. Decolonization का मतलब होता है कि अपने आप को वापस से आजाद कर दो जो भी मदर कंट्री के तौर पर रूल कर रही है उससे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. So we completed the takeaway points of this chapter. I'm gonna send you the PDF of this chapter in your school group as you are not able to download it from the school application, and I will also upload all the PDFs which we have completed in the earlier classes, the chapters which we have completed in the earlier classes. I'm gonna upload PDF of those chapters also. Okay. Clear है? Yes, ma'am. Okay.